बड़की का सर्वनाश बनकर सामने आया था। यह भी कि लड़कों से दोस्ती कभी फलती नहीं। माता-पिता को आशंका थी कि किसी ने उनकी भोली बेटी के विश्वास को छला था। वह अपने साथियों, अध्यापकों और स्कूल के स्टाफ पर पूरा भरोसा करती थी। पहले से ही दादी की शिकायत रही कि वह कक्षा के बाद भी एकांत में किसी साथी या शिक्षक के साथ पाठ्यक्रम के सवाल सुलझाती रहती। इस बात का संकेत उन्हें उसकी बातों से कई बार मिल चुका था। उन्होंने चेतावनी भी दी, किंतु क्या पता स्कूल में या फिर रास्ते में कुछ ऐसा वैसा घटा हो। बड़की की सहेलियों से पूछा तो पता चला कक्षा के बाद वह उनके संग नहीं आई। उन्होंने भी सोचा कि वह अकेले ही घर चली गई होगी। पूछताछ के बाद कैलाश सिंह शांत पड़ गए। मामले को ज़्यादा खोदते तो बेटी की बदनामी होती। इधर दादी के आरोपों और परिस्थितियों की क्रूरता के बीच बड़की गुम होती चली गई। गलानी इतनी रही कि उसका बोलना चालना, अध्ययन और खेलकूद सब पीछे छूटता गया और वह इंसान से एक बेजान मूरत बन गई। उसकी मनोचिकित्सा पूछते हुए पूजा हकलाने सी लगी। राघव ने खुद को संभाला और उत्तर दिया, बड़की का परिवार साधारण आय वर्ग में आता था। उन लोगों को मानसिक चिकित्सा और महंगे आधुनिक इलाज की जानकारी न थी। सरकारी अस्पताल के मनोरोग विभाग में डॉक्टर संग उन्होंने बेटी की 4-5 बैठक कराई, किंतु बड़की अपनी मानसिक स्थिरता से उबर नहीं सकी। दादी के ताने उसके अपराध बोध को और भी गहरा रहे थे। मन का चक्रव्यूह महाभारत के चक्रव्यूह से भी अधिक जटिल होता है। बरसों बाद किसी शुभचिंतक मनोविज्ञानी ने दादी को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया, किंतु तब तक तीर कमान से निकल चुका था। बड़की की हालत बेकाबू हो चुकी थी। बड़की के परिवार ने तो पहले ही इस मर्ज को लाइलाज मान लिया। बेटी का हश्र कुछ भगवान पर और कुछ समय पर छोड़ दिया था। कहते भी हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। और फिर बड़की के इलाज को लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, सो अलग। इधर बड़की अपने नाम से ही नफरत करने लगी। इतना बताकर राघव शांत हो गए। रमा का क्या हुआ राघव? पूजा पूछे बिना रह न पाई। सौत रह चुकी स्त्री के लिए इतनी चिंता? राघव ने विचार किया और कहानी का छूटा हुआ सिरा फिर से पकड़ लिया। हाँ, तो मैं बता चुका था कि जयपुर जाते समय मेरा मन उत्साह से भरा था। मैंने रमा और उसके माता पिता को बोला कि अपने प्रिय भैया को साथ लेकर ही लौटूंगा। अनिल भैया के बारे में खोलकर कुछ नहीं कहा। सोचा था कि वे अपने भव्य व्यक्तित्व का स्वतः परिचय देंगे। मेरे भावी ससुराल वालों के लिए वह एक सुखद आश्चर्य होगा कि उसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा। पूजा अपने पति के मुख पर चढ़ते उतरते रंग को देख रही थी। राघव इससे बेखबर अतीत की धारा में बहते रहे। सिया भाभी ने रमा को लेकर मेरी खूब खिंचाई की। वहाँ मेरे चचेरे भाई रमेश भी मौजूद थे। जैसे ही भाभी खाना पकाने गई, रमेश भैया अनिल भैया की टांग खींचने लगे। उन्होंने खुलासा किया कि अनिल भैया भी प्रेम के पक्के खिलाड़ी रह चुके थे, कि वे बचपन से ही रसिक स्वभाव के थे। उनकी एक नहीं बल्कि कई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने मोबाइल पर अनिल भैया की कई तस्वीरें दिखाई। वे अधिकतर स्कूल और कॉलेज के ग्रुप फोटोग्राफ थे। एक में अनिल भैया की डिबेट पार्टनर तो दूसरी में उनकी क्विज पार्टनर। एक तीसरी फोटो में वे हेड बॉय के रूप में सुशोभित थे और बगल में उनकी दोस्त हेड गर्ल के तौर पर आधिकारिक पोज दे रही थी। लंबे अरसे तक रमेश भैया के क्लास फेलो रहे, इसलिए उनकी रग रग से वाकिफ थे। अचानक भाभी के आने से महफिल में खलबली मच गई। तुरंत मोबाइल छिपा दिया गया। दोनों बड़े भाइयों ने एक दूसरे को आंख मारी। जाने क्यों मैं उस शरारत में शामिल नहीं हो पाया। एक भारीपन सा महसूस हुआ, शायद अपने प्यार के अनिश्चित भविष्य को लेकर। भैया मेरी प्रेम कहानी में सहयोग देने को राजी हो गए। मैंने उन्हें बता दिया कि बड़की से सावधान रहना होगा, वह कभी भी हमला कर सकती है। इस पर उन्होंने मुझे परेशान न होने को कहा। मैं स्वयं चाहता था कि भैया उस पगली को न देखे। स्त्री सुलभ लज्जा छोड़ वह पैर खोल कर बैठती। सलवार का ऊपरी भाग बहुधा उघरा ही रहता। शोभा आंटी उसके कुर्ते को खींचती, फिर कमर और घुटने के बीच फैलाकर उस खुलेपन को ढांप देती। दुपट्टा ठीक कर बेटी की गरिमा बनाए रखने का जतन करती। यह जरूर था कि इस हिमाकत के लिए उससे अक्सर मार खा जाती। खैर, हम रमा तक पहुंच गए। भैया हीरो वाले अंदाज में अपना परिचय दे ही रहे थे कि काली मैया जैसे बाल बिखेरे बड़की प्रकट हुई। उसने आओ देखा न ताओ भैया का कॉलर पकड़ लिया और और वह चिल्लाई, अनिल अनिल मेहता ही हो न तुम? उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसका वाक्य बिल्कुल स्पष्ट था, न कहीं शब्द अटके
और ना ही स्वर बाधित हुआ। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। दिमाग में भाई के स्कूल वाली हेड गर्ल कौंध गई। रीमा सिंह और बड़की अद्भुत साम्य मुझे तस्वीर देखते ही लगा था। पूजा विस्फारित नेत्रों से राघव को देख रही थी। बोलते समय वे हाँफ से रहे थे, मानो आवाज़ उनके मुंह से नहीं, पृथ्वी के दूसरे किसी छोर से आ रही हो। भैया औचक ही बोल पड़े, रीमा, और अपना कॉलर छोड़ाकर तीर की तरह वहां से निकल गए। रीमा सोफे में धंस गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। रुआई के स्वर बरसों बाद उसके अंतस से फूटे थे। उसने सदा की तरह दोनों पैरों को खोल नहीं रखा था, बल्कि आपस में सटा लिया था। जिस दुपट्टे को वह बार बार फेंक देती थी, उसे कस कर देह से चिपका लिया था। वह कांप रही थी। राघव जो कहना था कह चुके थे। पत्नी का सांत्वना भरा हाथ उनके कंधे पर था। डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया और कॉल बेल बजा बजा कर थक गया, किंतु पति पत्नी में से किसी ने भी वह घंटी नहीं सुनी। वे दूसरी ही दुनिया में थे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब